नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास थोड़ी सी लेट है। कुछ कारण ऐसे परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि कभी कभी क्लास लेट हो जाए, लेकिन क्लास अपन जो है मिस नहीं करेंगे। सोमवार है आज, तो आज फिर से एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। अभी तक अपन ने ज्योग्राफी बहुत सारी पढ़ ली, और जिन विद्यार्थियों के मन में ये शंका आ रही थी कि अब 50 जिले पढ़ने हैं या 33 वापस ये वो फलाना टीम का, तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने बिल्कुल सही समय पे बिल्कुल सही ट्वीट किया है, और दैनिक भास्कर से जो उन्होंने बातचीत की है तो उसकी पूरी एक न्यूज आई थी जो मैंने कल टेलीग्राम पे डाल दी है। उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि आपको पढ़ने तो 50 जिले ही हैं, और मैं ये चीज कह रहा हूं आपको कब से। अब उसमें यह भी मेंशन है कि इतने पिछले गत वर्षों में, मतलब गत एक वर्ष के अंदर जो एग्जाम हुए उनमें 33 जिलों से आधार पर सवाल पूछे गए या नए 50 जिलों के नहीं पूछे गए। वो कारण ये एग्जामिनर बचता है। एग्जामिनर ना तो 33 पे पूछ रहा है ना 50 पे। एग्जामिनर वह सवाल पूछ रहा है जिनमें 50 और 33 का कोई लेना देना नहीं हो, ताकि वो विवादों से बचे। लेकिन जब ऐसे सवाल कोई बनेंगे जिसमें जिलों के प्रभाव पड़े, तो वो नए से पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अधिसूचना जारी होने के बाद में काम समाप्त है, फिर फुल स्टॉप लग जाता है। और 50 जिलों की अधिसूचना आ चुकी है। इस चीज को आप लोग जितना जल्दी समझेंगे उतना बढ़िया है। अब आप इंतजार करोगे कि किसी एग्जाम में सवाल बने, उसके बाद हम उसके अनुसार अपडेट रहे, तैयार रहे, तो फिर शायद डिले हो सकता है। हाँ, ज्यादा थोड़ी अपडेट होना है। जो जो मेजर चीजें बदली है वही बढ़नी है। अब जैसे आंकड़े हैं, तो आंकड़े तो आर्थिक समीक्षा आएगी तब पढ़ने हैं। तो जैसे धीरे धीरे अपडेट होते चले जाओगे ना, तो अपने लोड नहीं पड़ेगा। और आखिर में अध्यक्ष साहब भी कह चुके हैं अब कि आखिर में तो सवाल तो नए जिलों के आधार पर ही आने हैं। अब जो भी सवाल बने हैं तो वो देखना दोनों में कहीं किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, वो बने हैं। ऐसे सवाल बने ही नहीं है जिसमें 50 भी प्रभावित हो, 33 भी प्रभावित हो। तो इस चीजों को समझा करो। मैच्योर बनोगे तो जितना जल्दी आप सीख जाओगे उतना बढ़िया है। ठीक है, चलो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है कृषि। तो यानी कि इस सप्ताह यानी 4 क्लासें लगभग अपनी कृषि से रिलेटेड ही आने वाली है। वैसे देखा जाए तो ये अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। ये किसका आता है? इसको कहा जाता है राजस्थान अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। ये हो गया, उद्योग हो गया, ये भूगोल में नहीं आके अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं। तो साथ साथ आप ये समझ सकते हो कि भूगोल के साथ अपन अर्थव्यवस्था भी पढ़ रहे हैं, जो साथ में ही पढ़ी जाती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें, परिवहन वगैरह, ये सारे आ जाते हैं किसमें? अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, करें शुरुआत? चलिए शुरू करते हैं। देखो, बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना, बढ़िया तरीके से समझ लेना। आज आपको मैं रबी, खरीफ और जायद जो है बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक से याद करवा दूंगा, जहां से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक चीजें पढ़ते हैं जो एग्जाम में बेसिक पूछी जाती है। ठीक है, देखो राजस्थान में कृषि। अब कृषि को क्या है, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मानसून का जुआ? यदि बरसात होगी तो कृषि अच्छी होगी, क्योंकि राजस्थान कैसा है? शुष्क उष्ण जलवायु वाला है। तो यदि बरसात होगी तो जो है कृषि अच्छी होगी। अब मान लो जहां पे नहरी क्षेत्र है वहां नहरों से हो जाती है कृषि, है ना। जहां पे मैदानी क्षेत्र है तो वहां पे भाई कहीं सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, ट्यूबवेल वगैरह, तो वहां पे हो जाती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान या ज्यादातर ऐसा क्षेत्र है जहां पे बारिश के ऊपर निर्भर होती है। तो मानसून आया तो भैया जुआ जीत गए, मानसून नहीं आया तो जुआ हार गए। इसलिए जो कृषि जो कहलाती है राजस्थान में, मानसून का जुआ कहलाती है। ठीक है, अब देखो राज्य की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, यानी निर्भर है। कैसे? जरूरी नहीं है प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि वे उद्योग धंधे जो कृषि पर जुड़े हुए हैं, जैसे कि चीनी उद्योग कृषि पर है पूरी तरीके से, जूट उद्योग कृषि पर है पूरी तरीके से। तो ऐसे उद्योग जो आते हैं वो भी कृषि पर निर्भर हो जाते हैं। यानी कि ऐसे 75% जनसंख्या है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ये सीधे सीधे बनने वाले सवाल है। अब यहां पे आप लोगों ने एक बार चीजें समझ ली, आप लोगों के जहन में बैठ गई, बस आपके काम हो गया। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का, देखो लैंग्वेज को मैं समझाऊंगा, एक एक चीज ध्यान रखना। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 11%। अब मान लो ये भारत का कुल कृषि क्षेत्रफल है। ऐसा क्षेत्रफल छोड़ दिया जिसमें कृषि नहीं की जा सकती। कुल कृषि क्षेत्रफल है ये, इसमें से 11%, इसमें से 11% जो है वो राजस्थान हिस्सा रखता है। ठीक है, बाकी को आप छोड़ दो, बाकी अलग है। ठीक है, बाकी पूरा 100% माना, तब इसमें से जो है 11% वो अपने कौन रखता है? राजस्थान
रखता है, इसको इसी तरीके से समझना है। 11% कौन रखता है? राजस्थान रखता है। कुल कृषित क्षेत्रफल जितना है राजस्थान, भारत का कुल क्षेत्रफल का नहीं, कुल कृषित यानी कि जहां पे खेती की जाती है, जहां जहां खेती होती है वो सारा मिला ले, उसका 11% राजस्थान का कृषित क्षेत्रफल है। इस लैंग्वेज का मतलब आप समझ गए। अब देखो राज्य के कुल कृषित क्षेत्रफल का सिंचित क्षेत्रफल, सिंचित प्रतिशत कितना है। अब मानो कि राजस्थान में जो है ये पूरा का पूरा 100% जो है कृषित क्षेत्रफल है, ठीक है। कुल कृषित क्षेत्रफल का सिंचित क्षेत्रफल पूछा है। अब ये कुल कृषित क्षेत्रफल का, अब मानो कि ये जो 30% है, ठीक है, ये क्या है 30%, ये सिंचाई पर निर्भर है, ये सिंचित है, ठीक है, सिंचाई पर निर्भर, ठीक है। अब ये चीजें आप लोगों को समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। और ये बढ़िया इस डायग्राम से और इससे आप आराम से समझ जाओगे कि ये तो है राजस्थान का कुल कृषित क्षेत्रफल पूरा ही, और उसमें से ये जो 30% है वो सिंचित है, यानी कि 30% पे सिंचाई की जाती है, जहां खेती हो रही है सब जगह उसमें 30% सिंचित। समझ में आ गई ना बात? ठीक है। अब देखो ये है कृषि जोत, इनकी औसत निकाले जाते हैं। तो कृषि जोतों के आकार पूछे जाते हैं कि ये औसत कृषि जोत का आकार कितना है वगैरह, ये तो ये हर राज्य का लगभग अलग होता है। अपने भारत का यदि देखें तो 1.41 हेक्टेयर है, और राजस्थान में कृषि जोत का आकार देखें तो 2.73 हेक्टेयर है, जो आप लोगों को सीधा ध्यान रखना है। ये राजस्थान वाला ध्यान रख लेना, भारत वाला आपको कम पूछा जाने की संभावना है, लेकिन राजस्थान वाला जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, स्पेशली 2.73। देखो 2 और 3 याद रखना है, बीच में 7 लगाना है, ठीक है, 2.73। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और ये चीजें जो है मैंने आप लोगों को समझा दी है। एक तो आप लोग क्या डायरेक्ट सिर्फ या रट्टा मारते या कैसे भी करके हाँ पढ़ना है भाई, और एक जो है कि हाँ चीजें क्लियर हुई है, समझ में आई है ना। और अपना ऐसा तो है नहीं कि अपन भाई बीच क्लास में क्या हाँ भाई ये वो, मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर इतनी बातें करने लग जाते हैं, मतलब आधे घंटे की क्लास है वो 1.5 घंटा कम से कम खींच ही लेते हैं। मेन चीज क्या लाइव होती है, शेयर करो रे वो करो रे, अच्छा तू यूं कह रही हो है वो कह रही हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। पढ़ना है तो कंसंट्रेट के साथ पूरी तरीके से टॉपिक पे फोकस होके, ठीक है। इसीलिए अपनी क्लास अपलोड होती है, लाइव नहीं आती, क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है पढ़ना, इसलिए आप लोग भी फोकस रहे। देखो राजस्थान में कृषि पढ़ रहे हैं अपन। अब ये इस पूरी स्लाइड को है ना आप लगाओगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लगाओगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरी स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आने वाली आर्थिक समीक्षा में यदि आंकड़े बदले या जो भी हुआ तो मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जो भी आंकड़े बदले करे जो भी है बता दूंगा मैं, लेकिन यहां पे जो है आप लोगों को अभी तक जो आंकड़े वो मैं बता रहा हूं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, खाद्यान्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। खाद्यान्न और अनाज, इसमें देखो फर्क होता है, ठीक है। खाद्यान्न और अनाज में फर्क क्या होता है कि अनाज में तो क्या आएंगे, अनाज में आ गए जैसे कि गेहूं, बाजरा, मोठ, ये सारी चीजें, जैसे कि ज्वार आ गया, जौ आ गए, अनाज में ये सारी चीजें आ गई, ठीक है, मक्का वगैरह सब। लेकिन खाद्यान्न में क्या आएंगे, खाद्यान्न में इन सब के साथ में दलहन फसलें भी जुड़ेगी, दलहनी भी, क्योंकि दालें भी खाई जाती है, दालें भी खाई जाती है, यानी खाने वाले अन्न है, ठीक है। अब खाद्यान्न में वो तो है ही, साथ ही ये चीजें भी जुड़ेगी। इस चीज को यहीं पे क्लियर कर देना, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं होती। क्यों? खाद्यान्न की दृष्टि से देखो तो राजस्थान में फर्स्ट कोई अलग चलेगा, और फिर अनाज की दृष्टि से देखो तो अलग चलेगा। तो अनाज के साथ में जब दलहन भी मिल जाए तो वो खाद्यान्न कहलाते हैं, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि इससे अच्छा क्लियर नहीं हो सकता, ठीक। तो देखो खाद्यान्न की दृष्टि से देखें, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोए जाने वाली फसलें कौन सी है? बाजरा है। अब देखो एक तो होता है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोना, एक भले कम क्षेत्रफल में लेकिन उत्पादन ज्यादा है। तो दो तरीके से आंकड़े चलते हैं कि ज्यादा क्षेत्रफल कौन सा है और ज्यादा उत्पादन किस फसल का है, इस तरीके से चलता है। तो ये क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तब ध्यान रखना है अपने बाजरा। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल कौन सी है, जिसका उत्पादन ज्यादा होता है, तो वो है गेहूं। गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, ज्यादा क्षेत्रफल में नहीं बोते लेकिन फिर भी उत्पादन ज्यादा होता है। और बाजरा जो है ज्यादा क्षेत्रफल में बोते हैं, लेकिन गेहूं के मुकाबले उत्पादन इतना नहीं होता है।
इस चीज को यहीं पे क्लियर कर देना है। तो क्षेत्रफल के आधार पे और उत्पादन के आधार पे पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। चलिए दलहनी फसलों के अंदर देखें, दलहनी में यानी दालें आ जाएगी सारी की सारी। दलहनी में क्या आएगी? सारी की सारी दाल आएगी, दालें जितनी है वो सारी दलहनी में। तो देखो दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल में क्या बोई जाती है? मूंग बोया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में क्या बोया जाता है? मूंग। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखोगे तो चने का ज्यादा उत्पादन होता है। और सबसे ज्यादा खाया जाने वाला भी यदि देखो दलहन कौन सी है तो चना ही खाया जाता है। क्यों? उसका कारण है कि चने से क्या बनता है? बेसन। चने से क्या बनता है? बेसन। और बेसन से बहुत सारी चीजें, जितने भजिए पकोड़े मिर्ची वड़े वगैरह सब है तो सब में बेसन आता है, वड़ा पाव वगैरह जो भी, तो बेसन सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो उत्पादन भी सबसे ज्यादा किसका होता है? सर्वाधिक दलहनी फसलों में दाल के अंदर किसका होता है? चने की दाल का। किसका होता है? चने का। तो चने का उत्पादन दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार मूंग ज्यादा बोया जाता है, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर। अब चना क्यों ज्यादा उत्पादन में, इसका कारण भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें वो होगी जिनसे तेल प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। तेल किसी से भी, जैसे तिल से भी तेल निकलता है, अरंडी से भी निकलता है, सूरजमुखी से भी निकलता है, सरसों से निकलता है ना। तो जिनसे तेल प्राप्त किया जाए वो तिलहनी फसलें। और इसके अंदर आपको कुछ याद नहीं रखना, दोनों के अंदर सरसों ही आएगा। क्षेत्रफल में भी सरसों और उत्पादन में भी सरसों, दोनों के अंदर सरसों ही आएगा भाई, क्षेत्रफल के अनुसार भी सरसों और ये। अब देखो फिर से यहाँ खाद्यान्न में क्या ध्यान रखना है? क्षेत्रफल में बाजरा है, उत्पादन में गेहूं है। दलहनी फसलों में क्षेत्रफल में मूंग है, उत्पादन में चना है। और यह आपके तिलहनी फसलों में दोनों के अंदर सरसों ही आएगा, ठीक है। आगे बात समझ। अब ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। चलो भाई नेक्स्ट। अब देखो कुछ और जो प्रथम ध्यान रखना है। अब ये क्लास मैं कह रहा हूं ना, पहली क्लास कृषि की इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहां से सवाल आप लोगों को ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इसके बाद अपन खरीफ रबी और जायद पढ़ेंगे तो वहां से भी सवाल देखने को मिलते हैं। तो तैयार रहो भाई, पढ़ो डंगू, ठीक है। आज आप लोगों के लिए मैं फोटो भी देखो कितने सिलेक्टिव लिए हैं, सारे सारे। पढ़ने में आनंद आना चाहिए, है ना, तभी जाके जो है अपने वो चीज दिमाग में बैठेगी। तो देखो अब राजस्थान में अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो अ से अनाज और अ से ही अलवर, ठीक है। याद डायरेक्ट कि इसमें तो सीधा याद रखना है अ से अनाज और अ से अलवर। अब आया क्या? खाद्यान्न। तो खाद्यान्न के अंदर क्या होगा? देखो अनाज, फिर से बता दूं, अनाज प्लस दाल बराबर खाद्यान्न, ये होता है कि खाद्यान्न। और फिर क्योंकि कंफ्यूज होता है सर, खाद्यान्न में और खाद्यान्न और अनाज एक ही समझ लेते थे कई बार। तो अनाज प्लस दालें भी जिसके अंदर आ गई वो क्या है? आप लोगों के खाद्यान्न है। तो खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम कौन सा है? जयपुर है, ठीक है। कि अब दालें भी आएगी और अनाज भी, दोनों मिला के यदि देखा जाए तो जयपुर प्रथम है। सिर्फ अनाज देखे तो अ से अलवर प्रथम है, ठीक है। चलिए अब देखो राजस्थान में दलहनी उत्पादन यानी दालें सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है? तो दालें नागौर में। वैसे भी आप देखो कि मूंग वगैरह सब जो है दालें सबसे ज्यादा नागौर में उगाई जाती है, ठीक है। तो दलहनी फसलों में सबसे अव्वल कौन है? नागौर है। और तिलहनी फसलों में कि तिल कहां के या तेल कहां से ज्यादा निकाला जाता है? तो बीकानेर। वैसे तिल तो देखो तो पाली में बहुत होते हैं, लेकिन तिलहनी फसलें सब मिलाकर देखें तो जो है बीकानेर इसमें प्रथम आएगा। दलहनी फसलों के अंदर नागौर, ठीक है, और तिलहनी फसलों के अंदर बीकानेर, ठीक। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, टीबी। तो तिलहनी और बीकानेर ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और इसको डीएन ऐसे याद रख लेना, दना ऐसे याद रख लेना, जैसे याद रहे, क्योंकि ये कोई इतना कठिन नहीं है, ठीक है। ये कोई इतना कठिन नहीं है। ट्रिक चाहिए कि अपने को खरीफ और रबी की फसलों में, वहां पे मैं आप लोगों को ट्रिक से करवाऊंगा। अब देखो मसाले सबसे ज्यादा 12 के अंदर होते हैं, ये कब से यही चल रहा है 12 के अंदर। फिर देखो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला, इसके अंदर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल के अंदर यहां पे देखो ये राजस्थान ही आ गया। यहां पे लिखना श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, गंगानगर में सिंचाई ज्यादा होती है। न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला आप लोगों को लिखना है राजसमंद, ठीक है। अब गंगानगर में सिंचाई इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण वहां से सिंचित क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे श्री गंगानगर और यहाँ पे राजसमंद आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल में राजसमंद ध्यान में रखना है, ठीक है।
चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आइए अपने कृषि के प्रकार। अब ये प्रकार किसके आधार पे? ऋतु के आधार पे, और ये ज्यादा पूछे जाते हैं ऋतु के आधार पे। सीधे 3 प्रकार है और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। देखो खरीफ, रबी और जायद, ये सबको याद रहता है। अब मेन चीज क्या है कि कब इनको बोया जाता है और कब इनको काटा जाता है, ये और इनके अंदर कौन कौन सी फसलें आती है वो ध्यान रखना होता है मुख्य। चलो जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे पढ़ते जाओ। सबसे पहले अपन देखते हैं खरीफ की फसलें, ठीक है। इन्हें सियाड़ू भी कहा जाता है। अब जो फसल जिस समय काटी जाएगी, यानी फसल जिस समय काट के घर पे आ रही है, वो उसका नाम कहलाएगा, ठीक है। अब भले ही इसको गर्मी में बो रहे हैं, लेकिन जिस समय कटेगी तभी वो फसल पकी हुई मानी जाती है, उसके हिसाब से नाम होता है। तो इसे सियाड़ू या इसे सावणु भी कहा जाता है। क्या कह दिया जाता है? सावणु। ये इस नाम से जानते हैं। अब बुआई कब हो रही है? जून जुलाई। तो जून यदि देखोगे तो कैसा महीना है? गर्मी का महीना है। लेकिन इसकी कटाई कब हो रही है? कटाई होती है सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर आ गया यानी कि लगभग जो है सर्दी आने लग जाती है, तो ये कहलाती है सियाड़ू। क्या कहलाती है? सियाड़ू कहलाती है। तो क्या ध्यान रखना है? सियाड़ू या सावणु कहलाती है। जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में जो है ये काट ली जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर फसल कौन कौन सी आती है? तो देखो एक बढ़िया ट्रिक बोलता हूं। एक चचा जी है जिन्हों नाम है खरीफ चचा, के खरीफ चचा वार वार कहरा के गन्ना मंडी में क्या? गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। खरीफ चचा वार वार कहरा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। सोए और उठे, कहरा रहे थे तो बार बार सो रहे थे, उठ रहे थे, सो रहे थे, उठ रहे थे। बस इतना याद रखो, आपको पूरी की पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। खरीफ चचा। अब देखो यहां पे इससे तो सबसे पहले तो क्या है कि ये कौन सी फसलें हैं? खरीफ की है, ताकि आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो कि खरीफ है कि क्या है। फिर ये चचा यानी यहाँ पे चवला, जिन्हें चौड़ा भी कहा जाता है, और ये चावल, ठीक है, चावल। फिर वार वार 2 बार है, तो एक बार तो गवार और एक बार जवार, ठीक है। एक बार गवार और एक बार जवार। उसके बाद में ये क से लेना है आपको कपास। क से क्या आएगा इसके अंदर? क से आ गया कपास। और उसके बाद में ये हर, तो हर से यहां पे अरहर लेना है। हर, ये यहां से सीधा गन्ना आएगा, गन्ना भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये मंडी है। क्या क्या लिखा हुआ है? मंडी। यानी कि म से तो आपको लेना है मक्का, और पीछे वाला ये जो डी है इससे लेना है अरंडी, जो तिलहनी फसल है, ठीक है। मूंगफली भी इसके अंदर ही आती है, मूंगफली। इसके अलावा ये सोए उठे हैं, तो सोए से सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है। अब देखो ये उठे, उठे सब मैं इसको थोड़ा सा यहां ले लेता हूं। ऊ से तो आप लोगों को लेना है उड़द, और ये ठ है पीछे का, तो ये मोठ के पीछे का ठ है, ठीक है। इतनी याद की और आप लोगों को सारी जो है खरीफ की फसलें याद हो गई। अब इसमें एक फसल मैं अलग से लिख रहा हूं, एक फसल अलग से लिख रहा हूं कि खरीफ में शब्द कितने, अक्षर कितने हैं? 3, और बाजरा में भी कितने हैं? 3। बाजरा में भी कितने हैं? 3। तो ये अलग से मैंने लिखी है, उसको अलग से याद रखना है। और ये खरीफ की मुख्य फसल है बाजरा, इसलिए इसको अलग से लिया है। तो खरीफ चचा वार वार कहरा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। ये कम से कम 7 साल पहले बनाई हुई ट्रिक है मेरी, ठीक है। और कहीं किसी से मतलब ये सेल्फ बनाई हुई है। खरीफ चचा वार वार कहरा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। और ये है ना, कब हर एग्जाम में सटीक बैठती है, जब आप रबी और खरीफ में कंफ्यूज होंगे तब। अभी रबी की भी निकालेंगे अपन, रब जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अदमरा, अभी करेंगे अपन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। और यहाँ पे और लिख रखी है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, कि कौन कौन सी फसलें आएगी इसके अंदर। हाँ, अब चलते हैं अपन रबी की तरफ। अब रबी लगभग आप देखोगे होली के आसपास इसको काटी जाती है, यानी कि गर्मी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये फसलें कहलाती है उनालू। क्या कहलाती है? उनालू। क्यों? क्योंकि गर्मी आ जाती है लगभग। अब देखो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर के अंदर, भले सर्दी में बो रहे हैं इसको, लेकिन आएगी कब फसल? पक के घर में कब आएगी? जब गर्मियां स्टार्ट हो जाएगी। तो मार्च अप्रैल के अंदर इसकी क्या होती है? कटाई होती है। मार्च अप्रैल के अंदर क्या होती है? कटाई होती है। तो यानी कि मार्च अप्रैल यानी गर्मियां शुरू, इसलिए क्या कहा जाता है? इन्हें
उड़ाणु क्या कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो बिल्कुल बढ़िया शानदार ट्रिक है। रब जी अगर चाहे, रब जी ऊपर वाला चाहे कि रब जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमरा, रब जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमरा, इसे सर से पकड़ तारे पर फेंक दूं, कि रब ताकत देंगे तभी ऐसे हो सकता है। रब जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमरा, इसे सर से पकड़ तारे पर फेंक दूं। अब देखो, अब यहां से निकालते हैं अपन कि क्या क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं रब जी यानी कि रबी की फसलें हैं। किसकी फसल है? रबी की। जी यानी कि इसके अंदर क्या आएगा आप लोगों के? जीरा आएगा। क्या आएगा? जीरा। फिर देखो ये अ यानी कि इसके अंदर आएगा अलसी। फिर यानी कि ये ग है तो ग से क्या आएगा इसके अंदर? ये मुख्य फसल है। रबी की सबसे मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है। रबी की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है। एक तो गेहूं और इसके बाद में इस च से चना। ये दोनों आप देखोगे तो होली के आसपास जो है दोनों की कटाई होती है ना। और होली में सेके भी जाते हैं, होली का दहन करते हैं तब। ये सबसे मुख्य फसलें हैं इसकी। इसके बाद में देखो ये अरबी। अरबी ऐसे क्या ऐसे लिखना, ठीक है। और क्या? सूरजमुखी। और क्या? सूरजमुखी। अब सूरजमुखी देखो फूल भी होते हैं और सूरजमुखी के बीजों से तेल भी निकाला जाता है, ठीक है। तो सूरजमुखी। सूरजमुखी के बाद में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है ऐसे का ऐसे, तो ये क्या है? जौ। क्या है? जौ की फसल है, ठीक है। जौ की फसल के बाद में ये अ से आप लोगों को ध्यान रखना है अफीम। अफीम भी इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर ये द से ध्यान रखना है धनिया। क्या? धनिया भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है। फिर ये म से ध्यान रखना है मटर। मटर भी एक तरह की दलहनी फसल है। क्या है? दलहनी फसल है। फिर इस र से ध्यान रखना है राई, ठीक है, राई। और फिर इस ई से ध्यान रखना है इसबगोल। क्या? इसबगोल, जिसे घोड़ा जीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरा कहा जाता है, इसबगोल। इसबगोल के बाद में ये सर, देखो ये यहां पे लिख रहा हूं मैं सर। सर यानी सरसों। सर यानी सरसों, ठीक है। और फिर ये क्या है? स वापस आया एक, तो इससे आपको ध्यान रखना है सौंफ। क्या ध्यान रखना है? सौंफ, ठीक है। और इसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं। ये तारा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है तारा मीरा। तारा मीरा। अब देखो ऐसे डायरेक्ट याद करने जाओगे आप तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता ही है। निश्चित रूप से कंफ्यूजन होता है कि कौन सी फसल खरीफ में चलेगी, कौन सी जो है रबी में चलेगी। और सिर्फ आपको एक बार तो समय लगेगा। और ट्रिक भी ऐसी है डायरेक्ट याद हो जाए। रब जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमरा, इसे सर से पकड़ तारे पर फेंक दूं। खरीफ चचा वार वार कह रहा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। जब मुझे याद है तो मैं तो ठहरा मंदबुद्धि। आप लोग तो सब इंटेलिजेंट हो, आपको तो और जल्दी याद हो जाएगी, है ना। और एक बार याद हो गई तो खरीफ और रबी की मतलब टंटो ही खत्म, टंटो ही मेटना, है ना। वही बहुत तरीकों है। इसके अलावा यहां भी लिखी हुई है, देख लेना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद में बची जायद। अब जायद में कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जायद ऐसी है चौमासे में। चौमासे यानी हम बरसात सीजन आए ना, बी टाइम आज ज्यादा पके हैं। मतलब एक तो सब्जियां हो गई है, तरबूजा, मतीरा, फतीरा, ये सब है, काकड़ी वगैरह, ये सब जायद है, ठीक है। तो जायद में देखो इन्हें चौमासू कहा जाता है, ठीक है। मार्च से जून के मध्य इन्हें प्राप्त किया जाता है। इसके अंदर क्या आता है? जात, खात, कसमती। एक सिंपल ट्रिक है, जात, खात, कसमती, बस इतनी सिंपल ट्रिक है। देखो जात यानी कि जायद फसलें कौन सी है? जायद। त यानी तरबूज, तरबूजा खावानी अपा, तरबूज, ठीक है। ख यानी कि खरबूजा, मस्क मेलन, है ना। त यानी कि तोरई। क्या? तोरई। फिर आपके आ जाएगा क यानी ककड़ी, ठीक है। स यानी सब्जियां, सब्जियां ज्यादातर, ठीक है। और इस मती यानी मतीरा। मतीरे की राड हुई ना, तरबूज का छोटा रूप होता है मतीरा। मतीरे की राड पढ़ा था ना, कब हुई? 1644। ले जात, खात, कसमती, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, ठीक। आगे बात समझ, मतलब रबी, खरीफ और जायद, इसके बाद में आप लोगों के बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है। इससे बढ़िया और नहीं हो सकती क्लास, ठीक है। तो कृषि की क्लास का आगाज ही अपना शानदार हो चुका है, अंजाम तक लेकर जाना है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। इसी के साथ साथियों आज की क्लास भी पूरी हुई। और आज इस करंट अफेयर्स वाली टेस्ट सीरीज पे ये ऑफर लास्ट डे है, ठीक है। इसके बाद में इसकी प्राइस रहेगी ये, ठीक है।
लास्ट डे देख लेना, किसी को 5-7 रुपए बचाने हैं, लगता है कि बचाने चाहिए तो ठीक है, बाकी सोल्ड आउट नहीं होगी फिर ये प्राइस रहेगी। ठीक है, तो सूचना मैंने आप लोगों को दे दी। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्लास लेट होती है या मिस होती है या जो भी है वो सूचना आप लोगों को टेलीग्राम पर ही दी जाती है। ठीक है, चलिए साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।